अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ बेसिकली फ्रॉम बैंकिंग और एमबीएफ के भी कोर्स में ये टॉपिक शामिल है। अच्छा, आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जिसने लास्ट लेक्चर लिया हुआ था यानी कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक वाला, जिसने क्वेश्चन या जो उसकी जो वीडियो थी वो उसने व्यू की है और उसको वो समझ आ गई है, तो इस वाली वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल बैंक, तो उसको समझने में उसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। ऑलमोस्ट 99.99% जो चीज़ें हैं वो रिपीट ही हो रही हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने यही पढ़ना है कि आखिर सेंट्रल बैंक क्यों ज़रूरी है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने जो पिछली वीडियो थी उसका मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें था कि आखिर सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर है कि आखिर अब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों ज़रूरी है आखिर एक मुल्क में। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल बैंक एक मुल्क में जस्ट एक ही होता है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हो सकती हैं। जैसे पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो जस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो आखिर अब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एक मुल्क में, उस मुल्क की इकॉनमी के साथ उसकी क्या उसका क्या रिलेशन है, उसका क्या, वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेगा। अगर वो नहीं होगा तो इकॉनमी का क्या हाल हो जाएगा। जैसे एक घर का अगर सरबराह नहीं है तो घर जो है वो तितर बितर हो जाता है। इसी तरह से अगर बैंकिंग सिस्टम में उसका सरबराह नहीं होगा तो बैंकिंग सेक्टर भी जो आपका किसी मुल्क का वो भी सारी अपनी मन मर्जियाँ करना शुरू हो जाएंगे। तो मेन चीज़ तो ये है कि सेंट्रल बैंक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बैंक होता है और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये होगा तभी आपके मुल्क की जो इकॉनमी है वो दुरुस्त सिमत की तरफ जा सकती है या उसको ले जाया जा सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि बैनुल अक़वामी तिजारत या फ़ॉरेन ट्रेड, यानी कि अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम हो रहा होता है तो उसके रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, यानी कि हमने इस साल में इतनी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, इतने की चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट क्या क्या करना है, एक्सपोर्ट क्या क्या करना है, कितना कितना करना है, कौन से मुल्क से करना है, कौन से मुल्क से नहीं करना, या उस मुल्क में फलाने डीलर के साथ करना है और दूसरे डीलर के साथ नहीं करना। तो इसके रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं और जो भी इन्वायरमेंट, जो भी कंडीशन सेटअप की जाती हैं वो कौन करता है, वो आपका सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर जितने भी पेमेंट्स और रिसीविंग्स वगैरह करनी होती हैं वो सारा कुछ सेंट्रल बैंक ही देख रहा होता है। और जो पब्लिकली भी, जो प्राइवेटली भी जो लोग इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी जो पॉलिसीज़ वगैरह डिवाइस की जाती हैं वो भी सेंट्रल बैंक ही कर रहा होता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ रेट ऑफ एक्सचेंज। अब जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ट्रेड जिस टाइम हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज में सारी चीज़ जो आपके डॉलर वगैरह ओनली में ज़्यादातर आपकी डीलिंग वगैरह हो रही होती है, तो एक्सचेंज रेट भी होता है। तो सेंट्रल बैंक बेसिकली वो एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कर रहा होता है कि आखिर हमारी करेंसी जो यानी कि लोकल करेंसी है उसकी फ़ॉरेन करेंसी की निस्बत क्या वैल्यू होगी। जितनी वैल्यू कम होगी आपकी लोकल करेंसी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन अगर तो आपका डॉलर का रेट ज़्यादा है तो आपकी लोकल करेंसी भी कम होगी। यानी कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो आपका इनस्टेबल है या अनस्टेबल आप कह लें कि वो सही तरीके से नहीं है, वो बहुत हाई है, तो उस सूरत में आपका क्या होगा कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अनफेवरेबल हमेशा जाता रहेगा, यानी कि आपकी रिसीविंग्स जो है वो आपकी पेमेंट से कम होंगी। सिमिलरली अगर आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है और सेंट्रल बैंक ने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल हो जाता है तो उससे आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो फेवरेबल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अब इज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो सेंट्रल बैंक जो है वो डिफरेंट किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाता है जिसके थ्रू जितने भी इकॉनमी के जो सेक्टर्स होते हैं जिसमें आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, एग्रीकल्चर आ जाता है, ट्रेड होता है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री वगैरह, ये जितने भी हैं इस सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कि सेंट्रल बैंक बनाता है। वो गवर्नमेंट को भी गाइडलाइंस दे रहा होता है, इन सेक्टर्स को भी गाइडलाइंस दे रहा होता है कि आपके ये गोल्स हैं, आपने ये चीज़ें अचीव करनी है, आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो वो सारी जो बातें हैं वो इन पॉलिसीज़ में बताई जा रही होती हैं।
पैसे का इनफ्लो क्या होगा, पैसे का आउटफ्लो क्या होगा, क्रेडिट कितना दिया जाएगा, किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर दिया जाएगा, किस सेक्टर को कितना इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, उसको कौन से लोन्स वगैरह दिए जाएंगे। तो ये सारी जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बेसिकली सेंट्रल बैंक ही बना रहा होता है। बेसिकली इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाना सेंट्रल बैंक का काम नहीं है, बल्कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी, यानी कि उनको नाफिज कराना भी, उनके ऊपर अमल पैरा होना भी सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी है। यानी कि अब उसने उसके ऊपर अमल करवाना है। वो अब अमल कैसे करवाता है? गवर्नमेंट को तो वो खुद ही अमल करवा रहा होता है, गवर्नमेंट को तो वो खुद ही डायरेक्ट करता है, लेकिन अब पब्लिक से भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करानी है। यानी कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन कराता है सेंट्रल बैंक थ्रू कमर्शियल बैंक। यानी कि जाहिर सी बात है पब्लिक के साथ तो डीलिंग कमर्शियल बैंक की होती है। तो कमर्शियल बैंक जिस टाइम उन्हें फाइनेंसिंग दे रहा होता है, उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो इन्हीं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंडर रहते हुए ही जो भी उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं उनके अंडर ही लोन्स वगैरह दे रहा होता है, फाइनेंसिंग उनकी करता है। तो वो इसी के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेशन करा रहे होते हैं उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। और बाद में जो उनसे जो कैश का जो वापसी है, यानी कि लोन्स की जो वापसी है वो किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर करनी है, तो वो भी बेसिकली इसी इम्प्लीमेंटेशन में ही शुमार होती है। फिर आता है आपका सुपरविजन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो बैंक, जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि सेंट्रल बैंक का जो रोल है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सेंट्रल बैंक बेसिकली एक मुल्क के अंदर जितने भी बैंक मौजूद होते हैं उनके सरबराह की हैसियत रखता है। यानी कि वो आप ये कह सकते हैं कि फादर ऑफ बैंक्स होते हैं एक मुल्क में। तो जो फादर होता है या जो लीडर होता है, जो सरबराह होता है, उसका यही काम होता है कि जो उसके अंडर जितने भी अफराद हैं या कोई इदारे हैं उनको अच्छे तरीके से उनको सुपरवाइज़ कर रहा हो, उनकी देखभाल कर रहा हो, उनको ऊपर नज़र वगैरह रख रहा हो। तो सेंट्रल बैंक का भी बेसिकली यही मकसद है कि वो बैंकिंग सिस्टम को सुपरवाइज़ करे, वो देखे कि आखिर बैंक जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे या सही तरीके से आया के काम कर रहे हैं। वो उनकी फाइनेंशियल हालत भी देख रहा होता है, वो देखता है कि क्या बैंक जो है वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर तो वो नहीं कर रहे तो उनको एडवाइजेस वगैरह देता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा रहा होता है जस्ट टू इन्हेंस देयर एफिशिएंसी। फिर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब वो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए भी सेंट्रल बैंक इस तरह की पॉलिसीज़ बनाता है कि हमने इतना कैश फ्लो होना चाहिए, यानी और कितना कैश बैक होना चाहिए, यानी कि लोन्स हमने कितने देने हैं और लोन्स वापस कितने करने, कितने वापस लेने हैं, मार्केट में कितना पैसा हमने सप्लाई करना है और बाद में मार्केट से हमने कितना पैसा उठाना है। तो इसके रिलेटेड भी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सारा कुछ आपका सेंट्रल बैंक ही बना रहा होता है। किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर देना है, किस इकॉनमी के सेक्टर को किस इंटरेस्ट रेट पे देना और कितने कितने कर्जे देने और कितनी मुद्दत वाले कर्जे देने। फिर गाइडेंस टू गवर्नमेंट। अब वो गवर्नमेंट को भी गाइडेंस वगैरह दे रहा होता है सब प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर या ट्रेड वगैरह के ऊपर, बहुत से उन्हें एडवाइजेस वगैरह देता है कि आप आया कि ये काम करें या ये काम ना करें। या अगर वो ट्रेड में उनको बता रहा होता है कि आप सपोज़ कि आप यूएसए से ट्रेड ना करें बल्कि इंग्लैंड से करें, कि इंग्लैंड में हमें चीज़ें जो है वो ज़्यादा सस्ती मिल जाएंगी या और अच्छी क्वालिटी की होंगी। या अगर वहाँ से भी नहीं करनी तो आप चाइना से कर लें, इंडिया से कर लें, श्रीलंका से कर लें। तो डिफरेंट टाइप की गाइडेंस वगैरह गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड कर रहा होता है। या अगर पैसे वगैरह लगाने हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है गवर्नमेंट को, तो उस सूरत में भी उनको एडवाइजेस दे रहा होता है कि आप पैसा इस तरह नहीं तो इस तरह लगाएं, ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कम लगाएंगे तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सारी जो बातें वगैरह वो सेंट्रल बैंक ही बेसिकली गवर्नमेंट को गाइड कर रहा होता है रिलेटेड टू मॉनेटरी मैटर्स। फिर इंटरनेशनल रिसीट्स और पेमेंट्स। तो जितनी भी आपके फॉरेन ट्रेड की वजह से जितनी भी आपकी रिसीविंग्स होनी होती हैं, यानी कि पैसे जो आने होते हैं जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो जो पैसे रिसीव करने आपने डॉलर्स रिसीव करने, सिमिलरली जो आपने पेमेंट्स वगैरह करनी होती हैं फॉर इंपोर्ट्स वगैरह, तो
उसके लिए जितनी भी अरेंजमेंट्स होती हैं, जितना भी वो एक माहौल वगैरह बनाया जाता है, वो सारा कुछ सेंट्रल बैंक ही कर रहा होता है। फिर है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जिस तरह वो रिसीट्स और पेमेंट्स की सारी उसकी ज़िम्मेदारी है, एक्सचेंज रेट को स्टेबल वगैरह करने की सारी ज़िम्मेदारी है, तो सिमिलरली जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी कि जो आपका जो जितना भी आपका जो फॉरेन करेंसी का जो रिज़र्व होता है, उस सारे का जो कस्टोडियन है वो बेसिकली सेंट्रल बैंक होता है। यानी कि जब तक आपका वो जो डॉलर्स वगैरह वो मार्केट में आपने ड्रॉप नहीं किए या मार्केट में आपने उनको सप्लाई नहीं किया, वो भी जस्ट आपने एक्सपोर्ट्स की मद में आपके पास आए, आपने अभी रिसीव ही किए हैं या वो पड़े हुए हैं जस्ट, तो वो किसके पास होते हैं, वो सेंट्रल बैंक के पास ही होते हैं। वो सेंट्रल बैंक एज अ रिजर्व उनको इस्तेमाल कर रहा होता है या वो अपने पास उसको सेफ रखता है कि कभी फ्यूचर में इसको यूज़ करना पड़ सकता है, या फ्यूचर में क्या जिस टाइम हम इम्पोर्ट्स करेंगे तो उस टाइम उसका यूज़ होगा ही होगा। फिर आता है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो वो सिर्फ अपने जो मुल्क का जो मॉनेटरी सिस्टम होता है उसको तो वो ठीक कर रहा होता है, उसको वो चला भी रहा होता है, उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन भी करा रहा होता है। इंटरनेशनली जो दूसरे मुल्कों के जो मालियाती सिस्टम्स होते हैं वो उनके ऊपर भी नज़र रख रहा होता है, वो उनके भी फ्लॉज और उनके भी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको भी देख रहा होता है, और वो उनको भी स्टडी कर रहा होता है कि क्या आखिर चीज़ है। सपोज़ के एक पॉलिसी है वो चाइना में बहुत अच्छी चल रही है, वो आप सोचते हैं कि अगर वो हम लोग यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करें तो हो सकता है उसके फ़वाइद ज़्यादा अच्छे हो जाएं। इंडिया में एक पॉलिसी है, उसका हम सोचते हैं कि शायद उसने इंडिया को तो बहुत फ़ायदा दिया, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान में उसका फ़ायदा ना हो, या बांग्लादेश में एक पॉलिसी है वो उनको उससे फ़ायदा नहीं हुआ था, हो सकता है हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो हमें फ़ायदा हो जाए। तो इस तरह के वो इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों के भी मॉनेटरी सिस्टम्स के ऊपर वो ख़बर रखता है। फिर एडवांसिंग पॉलिसीज़, तो सेंट्रल बैंक जो है वो बेसिकली लोन के रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको देख रहा होता है, उनको रेगुलेट कर रहा होता है, उनकी फॉर्मुलेशन कर रहा होता है कि आखिर किस तरह हमने एडवांसिंग करनी है। लास्ट ऑफ इस बैंकर्स बैंक, तो ये हमने फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में पढ़ा था कि वो अपने अंडर जितने भी उसके लिस्टेड जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, उनके कैश रिजर्व्स भी उनके पास होते हैं, री डिस्काउंटिंग का बेल्स वगैरह भी होते हैं, किसी भी किस्म की उनकी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उनको पूरा कर रहा होता है, क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ वगैरह दे रहा होता है। सो दैट वाज अ लेक्चर, या आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन का एंड है। 99.99% मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस वाला अगर आपने वीडियो देखी है तो ये वाला क्वेश्चन समझने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें ही हैं। अब यहाँ पे जस्ट उसकी इम्पोर्टेंस है वहाँ पे ये है कि वो काम कैसे कर रहा है, सिमिलर ही चीज़ें हैं, ज़्यादा डिफरेंस इस क्वेश्चन में नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता होता है सब बोर्ड में भी और यूनिवर्सिटी में भी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लाजमी दबाना है ताकि आने वाली जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे वो आपको नोटिफाई किए जा सकें। थैंक यू।